मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूं और हम लोग कर रहे हैं राजस्थान लैंड लॉ आरजीएस के संबंध में, जिसका कि एग्जाम है हमारा 27 का एग्जाम है। उम्मीद करती हूं आप लोग पूरे प्रिपेयर होंगे अब तो, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप रिवीजन करें हम लोगों के साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। कुछ माइनर एक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं आरजीएस के संबंध में, कहाँ पे, यूट्यूब पर डीलोक जंक्शन के नाम से। इसके अलावा बीएनएसएस और बीएसए का फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, तो 2 की स्पीड पे बढ़ा के इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शंस लर्न करना शुरू कर दीजिए, इंडेक्स लर्न करना शुरू कर दीजिए। लास्ट टाइम पे आप यही कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, इंडेक्स को लर्न करना शुरू कीजिए। एक बार माइनर के संबंध में शुरू कर लीजिए। भैया लास्ट 10 डेज रह गए हैं हमारे, तो कैसे करेंगे आप, माइनर की 2 पार्ट डिवाइड कर लो कि आज और कल में इतने इतने माइनर एक्ट मुझे करने हैं। माइनर 1 और 2 डेज में करके जितनी भी इंडेक्स है वो सब लर्न कर लो। फिर दीजिए मेजर को दे दो कि मेजर है, मेजर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। भाई आईपीसी बीएनएस ये साथ में कर लोगे, सीआरपीसी और बीएनएसएस साथ में कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा क्या करोगे आप, बीएसए को और आईए को, इनको साथ में इंडेक्स रिवाइज कर लो। देखो ये वाले जो है ना आपके आईए आईपीसी सीआरपीसी आपने पहले भी पढ़ रखे हैं, तो इनको करने में टाइम नहीं लगेगा। साथ में फिर क्या कर लो, कॉन्स्टी और फिर सीपीसी 2 दिन इनको दे लो। इस तरीके से करके एक बार इंडेक्स को तो गो थ्रू कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं और हम वहां पे अटक जाते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने में रह जाते हैं, एमसीक्यूज निकालने में लग जाते हैं। लेकिन अगर हमको इंडेक्स याद होगी तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा लास्ट टाइम पे। ठीक है, ये कर सकते हो। और फिर भी आपको लगता है तो क्या कर सकते हो, फास्ट में यूट्यूब पे बहुत मैटर अवेलेबल है, बहुत इंस्टीट्यूट्स ने डाल रखा है, तो आपको जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, जो लग रहा है कि ये मेरा वीक चल रहा है, उसको यूट्यूब पे कहीं पे भी डाल के देख लो। डीलो जंक्शन पे भी अवेलेबल है कुछ चीजें, बाकी और कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको ठीक लगता है, जहां से आपको समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो। कि लास्ट टाइम पे हमको क्या करना है, केवल पढ़ना है, रिवाइज करना है और अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो फाइनली क्या स्टार्ट करेंगे हम अपना लैंड लॉ का हम पार्ट फर्स्ट करके आ चुके हैं। पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें कि हमने चैप्टर 4 तक, 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा है जाके वो लोग देख सकते हैं। लैंड लॉ में टिपिकल लैंग्वेज है, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझाया गया है, वहां पे लैंग्वेज को इजी करने का प्रयास किया गया है, तो आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। इसलिए एक बार जाके लैंड लॉ का वीडियो देख लो, लैंड रेवेन्यू एक्ट का वीडियो देख लो, पार्ट फर्स्ट देखो। पार्ट फर्स्ट के बाद पार्ट 2 पे आओ, जिसमें कि हम चैप्टर 5 के बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं चैप्टर 11 तक वो हम देखेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा कि जहां पे हमको डिटेल में समझाना पड़ेगा, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वहां हम आराम से डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। और जिसको लगता है कि हमको 1 लाइनर देख के या सेक्शन देख के हमारा काम चल सकता है, तो हम उसको उस तरीके से करेंगे। तो फाइनली बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो बात करता है वो बात करता है अपील, निर्देश, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन। अपील, रेफरेंस, रिवीजन एंड रिव्यू के बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, कहां से कहां तक सेक्शंस कवर कर रहा है, 74 से 87, 74 से 87 तक क्या बात कर रहा है कि अपील, निर्देश, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले वाले सेक्शन को देख लेते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हम सेक्शन बेस करके इसको कर रहे हैं, पहले भी हमने इसको इंडेक्स के थ्रू ही किया था, तो इंडेक्स को जो भी चीज हमको इंपॉर्टेंट लगेगी वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। आपको अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग 8000 के करीब आ चुके हैं, 8000 लोग सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगी जल्दी से जल्दी 10,000 भी हो जाए। मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा ये कि भाई चैनल को ग्रो मिलेगी। तो ये आप लोगों का भी चैनल है, जब आप परिवार से जुड़े हुए हैं तो ये आप लोगों का भी चैनल है, तो प्लीज इसको ग्रो करने में मदद कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि 10,000 हो जाए। ठीक है ना। सबसे पहले 74 नंबर के सेक्शंस को देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, अपीलें इस अधिनियम द्वारा स्वीकृत रीति से होगी, यानी कि किसी विधि के होते हुए भी राजस्व न्यायालय या अधिकारी के द्वारा की गई किसी आज्ञा की कोई अपील इस अधिनियम में बनाए गए तरीके से होगी। क्या कर रहा है, जनरल बात बता रहा है ये हमको
क्या बता रहा है कि भाई अपील किसके अकॉर्डिंग होगी, ये जो हमारा एक्ट है द लैंड रेवेन्यू एक्ट, कहा कब का एक्ट है 1956 का, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी विहित रीति वगैरह दे रखी होगी, जो प्रोसेस दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग अपील होगी। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, अपील किस तरीके से होगी, तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि भाई इस अधिनियम राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग होगी, सीपीसी के अकॉर्डिंग होगी, या काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत होगी, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना है कि भाई राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, फिर देखिए आप, सबसे पहले आता है प्रथम अपीलें। प्रथम अपील किस तरीके से की जाती है, तो कैसे की जाएगी, देखो आप 75 में हमको दे रखा है प्रथम अपीलें, तो सबसे पहले कलेक्टर कलेक्टर को अपील की जाएगी, किसके आदेश की, तहसीलदार के आदेश की। ठीक है, ये हमको कहां पे दे रखा है 75 के 1 पॉइंट में, इतनी बड़ी लाइन का ये कंक्लूजन है। जबकि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया, जो नीचे लेवल पर जो भी अधिकारी देगा उसकी अपील उससे ऊपर वाले को होगी, जैसे तहसीलदार की किसको हो रही है, बट तहसीलदार को किसको हो रही है, कलेक्टर को, लेकिन इसमें कौन इंक्लूड नहीं है, देखो कई बार क्या होता है अपवाद वाली चीज पूछ ली जाती है, तो क्या लिख रखा है, नॉट रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, इससे संबंधित नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो अपील होगी तहसीलदार से संबंधित वो किसको की जाएगी, जिलाधीश को की जाएगी, यानी कि कलेक्टर को की जाएगी। फिर बोल रहा है कि जितने भी असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, इनकी अपील किसको की जाएगी, राजस्व अपील अधिकारी को की जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू अपील ऑफिसर, इसके किसकी अपील की जाएगी, जितने भी अपने असिस्टेंट कलेक्टर और सब डिविजनल ऑफिसर और इसके अलावा इसमें कौन शामिल नहीं है, वो सेम बात कि नॉट रिलेटेड टू लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है ना, तो इसकी अपील इसको की जाएगी। अब इसके बाद देखो, जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है ना, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, सॉरी लैंड सेटलमेंट ऑफिसर आएगा यहाँ पे, सॉरी प्रबंध ऑफिसर लिख रखा है ना, तो लैंड सेटलमेंट ऑफिसर, इसकी किसको की जाएगी, अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है ना, उसके जो अधीनस्थ जो रेवेन्यू कोर्ट होगा ना उसके द्वारा दी गई अपील को। फिर इसके अलावा भू अधिकारी को की जाएगी, जो उसके निचले अदालत ने या न्यायालय के द्वारा या ऑफिसर के द्वारा की गई हो। ठीक है, इसके अलावा भू प्रबंध आयुक्त को की जाएगी। अंडरलाइन कर लो, आपने बीएरएक ले रखा होगा ना, उम्मीद करती हूँ आप बीएरएक लेके कर रहे होंगे ये। तो देखो भू प्रबंध जो आयुक्त होता है ना, भू प्रबंध आयुक्त, उसको की जाएगी, किसकी अपील की जाएगी, भू अभिलेख जो अधिकारी होता है ना, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, भू अभिलेख अधिकारी। और फिर जो इसका एफ पॉइंट है ना, एफ पॉइंट, वो क्या बोल रहा है, भू अभिलेख निदेशक को की जाएगी, भू अभिलेख निर्देशक को की जाएगी। डायरेक्टर जो होता है ना लैंड रिकॉर्ड का, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, उसको की जाएगी भू अभिलेख अधिकारी। मतलब जो भू अभिलेख अधिकारी ना, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर छोटा होगा और उसका डायरेक्टर उसका बड़ा, डायरेक्टर हमेशा बड़ा होता है, आपको पता ही है ना कि डायरेक्टर बड़ा है, उसके नीचे जो काम करते हैं वो ऑफिसर छोटा हो जाता है उससे। मतलब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप रीड आउट करो, अंडरलाइन करो, तो कि भाई जो निचले अदालत है या निचला जो भी होगा निचला, वो अपने से वरिष्ठ को क्या करेगा, अपील करेगा। ये वाली बात बोल रही है, प्रथम अपीलों में सबसे पहले उनको की जाएगी। ठीक है, वहां पे पॉइंट्स दे रखे हैं, एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। पहले दे रखा है जैसे तहसीलदार को किसको की गई है, भू प्रबंध या भू अभिलेख से संबंधित मामलों को छोड़कर तहसीलदार को की जाएगी, तहसीलदार के ने जो आज्ञा दी है उसकी की जाएगी कलेक्टर को। ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखो सेकंड अपील क्या बोल रहा है, 76 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहां पे दे रखी है, 76 में। तो ऐसे बोल रहा है कि
कलेक्टर के जो ऑर्डर की अपील है ना, कलेक्टर के ऑर्डर की अपील वो राजस्व अपील अधिकारी को की जाएगी। कलेक्टर ने दी तो किसको की जाएगी? राजस्थान अपील ऑफिसर। फिर बोल रहा है इसके बाद, ये ए पॉइंट हो गया। इसका बी पॉइंट बोल रहा है कि भू प्रबंध अधिकारी जो है, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर करने वाले कलेक्टर की भू प्रबंध आयुक्त को की जाएगी। आयुक्त कौन होता है? कमिश्नर होता है। तो जो सेटलमेंट ऑफिसर है ना हमारा, सेटलमेंट ऑफिसर, इसने कोई आदेश दिया ना, तो इसकी अपील किसको की जाएगी? कमिश्नर को की जाएगी। ठीक है, राज्य के लिए एक ही होता है, पता नहीं ये तो। सी क्या बोल रहा है कि भू अभिलेख अधिकारी है, यानी कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, इसने कोई किया है तो किसको की जाएगी? इसका जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड का, उसको की जाएगी। फिर बोल रहा है डी नंबर पे कि कमिश्नर राजस्व, मान लीजिए सबसे बड़े कौन थे? कमिश्नर थे, राजस्व अपील अधिकारी थे, और भू प्रबंध आयुक्त था, है ना, भू प्रबंध लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। इसकी किसको की जाएगी? इसकी की जाएगी बोर्ड को, क्योंकि सबसे बड़ा कौन होता है? बोर्ड। राजस्व बोर्ड सबसे बड़ा था, आपको पता है ना, शुरू में हमने देखा था। तो उस बोर्ड की बात की जा रही है। इस तरीके से इनकी अपील का करेगा। एक बार अच्छे से रीड आउट करना है ये वाला कॉन्सेप्ट, 75 और 76। ठीक है, 77 देखो, कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें की अपील नहीं होगी। कौन से मामले हो सकते हैं वो? देखो, सबसे पहले बोल रहा है लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में वर्णित कारणों से अपील को दर्ज करने या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पत्र पर दी गई आज्ञा से, तो वहां पर अपील नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन से मामले जिन पे अपील नहीं होगी। तो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में वर्णित, देखिए आपके सामने एक्ट, उसमें अंडरलाइन कर लो। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में वर्णित कारणों से अपील को दर्ज करने या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पत्र पर दी गई आज्ञा से, इस पे अपील नहीं होगी। सेकंड बोलता है रिव्यू एंड रिवीजन के आवेदन पत्र को रिजेक्ट करने पर, ऑर्डर जो फाइनल घोषित है उस पर, और अंतरिम आदेश की, इनकी क्या होगी? अपील नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात? 78 देखो, 78 बोल रहा है अपील में मियाद, मियाद क्या होता है? समय अवधि होती है। तो अपीलों में मियाद किस तरीके से डिसाइड की जाती है? कौन सा वाला सेक्शन है ये? रीड ओनली सेक्शन 78 है कि भाई जिस आज्ञा पर आपत्ति उठाई जानी है उसकी तारीख से 30 दिन की समाप्ति के बाद कलेक्टर या जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, भू प्रबंध अधिकारी को, यानी कि लैंड सेटलमेंट ऑफिसर को, ऐसी तारीख से 60 दिन की समाप्ति के बाद राजस्व अपील अधिकारी या भू प्रबंध आयुक्त या आयुक्त को भू अभिलेख निदेशक को, रीड आउट कर लेना एक बार। ठीक है, 79 देखो, 79 देखो, याचिका के साथ आपत्ति किए जाने वाली आज्ञा की प्रतिलिपि संलग्न होगी, यानी कि कॉपी वगैरह दी जाएगी। 80 क्या बोल रहा है? देखो, अपील सुनने वाले प्राधिकारी की क्या क्या शक्तियां हैं। वैसे तो मेन का क्वेश्चन होता है ये, लेकिन हमको कुछ स्किप नहीं करना है, इसलिए सुन लो कि अपील ऑफिसर अपील दर्ज करेगा, रिकॉर्ड मंगवाने के बाद रिजेक्ट भी कर सकता है। अपील अगर मियाद के बाहर हो तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाएगा। ये वाली बात बोल रहा है, सबसे पहला वाला पॉइंट। फिर इसके बाद बोल रहा है कि अपील दर्ज कर ली जाए तो सुनवाई की डेट देगा, नोटिस की तामील प्रतिपक्ष पर करवाएगा। ये वाली चीज सेकंड नंबर के पॉइंट पे बोल रहा है। थर्ड नंबर पे बोल रहा है पक्षकार उपस्थित हो तो अपील में आदेश उलट सकता है, पलट सकता है, परिवर्तित कर सकता है, जांच में कोई एक्स्ट्रा एविडेंस वगैरह ले सकता है, मुकदमे को निर्देशों को वापस लौटा सकता है। ये सारे काम करेगा अपील प्राधिकारी। अपील सुनने वाले प्राधिकारी को ये काम करना होगा। ठीक है, बड़ा सा सेक्शन है, उसमें अंडरलाइन करते हुए चलना है। ठीक है, अभी अपने पास टाइम नहीं है कि हम बैठ के नोट्स बनाएंगे यहाँ पे, हमको केवल फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो फास्ट सुनते चलो, अगर कुछ पॉइंट लग रहा है तो इंपॉर्टेंट करके अंडरलाइन कर लो। ठीक है, 81 देखो क्या बोल रहा है, अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञाओं के निष्पादन को स्थगित करने की शक्ति। तो जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाएगा तब तक उसको स्थगित करने की शक्ति है 81 में। ठीक है ना। 82 क्या बोल रहा है, अभिलेख व कार्यवाहियों को मंगवाने तथा राज्य सरकार या मंडल को निर्देश करने की शक्ति। कौन कर सकता है? देखो, कमिश्नर, निर्देशक और कलेक्टर। कमिश्नर, निर्देशक और कलेक्टर रिकॉर्ड मंगवा सकता है चेक करने के लिए कि रिकॉर्ड सही है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय व ऑफिसर किससे मंगवाएगा? अधीनस्थ न्यायालय और ऑफिसर से ऐसे रिकॉर्ड मंगवाएगा। कौन मंगवाएगा? कमिश्नर मंगवाएगा, निर्देशक मंगवाएगा और कलेक्टर मंगवाएगा। 83 देखो, राज्य सरकार की अभिलेख मंगवाने या आज्ञाओं की पुनरीक्षण करने की शक्ति। नॉन जुडिशियल मैटर से रिलेटेड है तो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। जुडिशियल मैटर से रिलेटेड होगा तो बोर्ड वगैरह करता है, आपको पता है ये वाली चीज। सेक्शन 84 देखो,
84 बोल रहा है मंडल की अभिलेख मंगवाने व आज्ञाओं को पुनरीक्षित करने की शक्ति। तो जुडिशियल मैटर से रिलेटेड होगा तो कौन करेगा? मंडल यानी कि बोर्ड। यहाँ पे कौन कर रहा था? स्टेट मैटर, स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जुडिशियल मैटर था, नॉन जुडिशियल मैटर था। नॉन जुडिशियल मैटर है तो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। याद रखना ये वाली बात। और अगर जुडिशियल मैटर होगा तो कौन करेगा? बोर्ड करेगा। कुछ विषयों में निगरानी नहीं होगी, 84A बोल रहा है, यानी रिवीजन वगैरह नहीं होगा, यानी कि जो अंतरिम आदेश के विरुद्ध कोई भी रिवीजन वगैरह है वो नहीं होगा। 85 देखो सुनवाई। तो 82 से 84 जो हम सेक्शन पढ़ के आए हैं उसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध आज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति को अगर सुनवाई का अवसर वगैरह नहीं दिया गया है। तो 85 ये क्या बोल रहा है? राज्य सरकार के द्वारा पुनर्विलोकन। तो स्टेट गवर्नमेंट के पुनर्विलोकन करने की शक्ति है हमारे पास 85A के अंतर्गत। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? स्टेट गवर्नमेंट जो होगी हमारी वो स्वप्रेरणा से, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह को देखने के बाद उसको लगता है या किसी पक्षकार ने आवेदन कर दिया है तो कोई भी जो आज्ञा जारी की गई है उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। अब पुनर्विलोकन करेगा तो क्या करेगा? फिर विखंडित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उसको संपुष्ट कर सकता है, ये सब चीजें कर सकता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ पे? 85A में। क्यों? क्योंकि उसको शक्ति है राज्य सरकार को पुनर्विलोकन की। 86 क्या बोलता है? मंडल तथा न्यायालयों के द्वारा पुनर्विलोकन करना है। तो कैसे किया जाएगा? रीड ओनली है, हेडिंग याद होनी जरूरी है कि मंडल और अन्य न्यायालयों के द्वारा पुनर्विलोकन कब किया जाएगा? 86 में किया जाएगा। 85 में कौन कर रहा था पुनर्विलोकन? 85 में ए में कौन कर रहा था? स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी। 86 में बता ही दिया हमने मंडल कर रहा है। 87 बोल रहा है कि अधिनियम 9 सन 1908 का लागू होना। ये कौन सा एक्ट है? यह है सीपीसी। ठीक है। क्या बोल रहा है? सभी अपीलों पुनर्विलोकन के लिए लिमिटेशन एक्ट 1908 के प्रोविजन आवेदन पत्रों वे उस पर अप्लाई होंगे। ठीक है। सीपीसी नहीं, इसकी लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहा है। लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखो चैप्टर 6 स्टार्ट हो रहा है। ओ हमने चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 6 की तरफ। भूमि। भूमि यानी कि लैंड क्या होती है? भूमि जिस पर हम रहते हैं। हवा में थोड़ी ना रहते हैं, आसमान थोड़ी ना रहते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं? धरती पर, जमीन पर रहते हैं। और जमीन पे रहने वाला इंसान होता है। जमीन से ऊपर उठने वाला। सुना है ना वाली कहावत, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो वाली बात है, हम भूमि से जुड़े हुए लोग हैं। कहां से कहां तक है इसके सेक्शन? 88 से 105। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जोड़ देना, लोगों को, दोस्तों को जोड़ देना। लास्ट टाइम पे किसी का भला हो जाएगा। हम वो होता ना, कर भला तो हो बोला, वो वाला डायलॉग चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। चलो फाइनली आ जाओ सेक्शन नंबर 88 पे। समस्त सड़कें आदि तथा समस्त भूमियां जो दूसरे की संपत्ति ना हो राज्य की होगी। मान लीजिए कोई लैंड है किसी का, ये वाली लैंड है एक, जैसे लैंड है एक, अगर इसका डिसाइड है कि मिस्टर ए की है तो बोले ओके, और ये मिस्टर ए की जमीन है, फिर ये जमीन है यहाँ पे, ऐसे बहुत सबकी जमीनें बनी हुई है। अब लास्ट में जमीन खाली है, उसके समझ में पता नहीं है कि किसकी है, तो वो किसकी हो जाएगी? फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की होगी। कौन से स्टेट की, कौन से स्टेट गवर्नमेंट की होगी? राजस्थान गवर्नमेंट का एक्ट पढ़ रहे हैं हम, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की होगी। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ो। क्या होगा इसके अंतर्गत? जैसे सड़कें हो गई, रास्ते हो गई, नालियां हो गई, खाली कोई जमीन हो गई, पुल हो गया, जब तक किसी व्यक्ति का उसके ऊपर पर्सनल राइट ना हो, व्यक्तिगत अधिकार ना हो, तब तक वो किसमें निहित मानी जाएगी? राज्य के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति किसी जगह अपना अधिकार बताता है तो वो किसके समक्ष आवेदन करेगा? कलेक्टर के सामने उसको आवेदन करना पड़ेगा कि भाई ये जमीन तो मेरी है, ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। कलेक्टर फॉर्मल जांच के बाद विसंगत निर्णय देगा, यानी जो भी उसको ठीक लगेगा डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करने के बाद तो वो जजमेंट दे देगा। आदेश का कलेक्टर के द्वारा विहित रीति से पालन किया जाएगा। जो भी रीति वगैरह दे रखी होगी, प्रोसेस वगैरह देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग पालन किया जाएगा। सेक्शन 89 क्या बोलता है? खनिजों, खानों, पत्थर की खानों और मत्स्य आदि पर क्षेत्राधिकार किसका होगा? अपना तो हो नहीं सकता। जितने भी खनिज वगैरह मिलते हैं किसके निहित होते हैं? गवर्नमेंट के निहित होते हैं। तो राज्य सरकार का इन सब पर अधिकार होगा। स्टेट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को राइट दे सकता है और उसके पास वही पावर होगी जो वो यूज करता है। कौन यूज करता है? स्टेट गवर्नमेंट यूज करता है। मुआवजा देने में अगर कोई व्यक्ति विफल रहता है तो ऐसे वसूला जाएगा जैसे कि लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाता है, भू राजस्व वसूल किया जाता है।
कोई व्यक्ति बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के खान आदि को अगर हटा रहा है तो कलेक्टर क्या करेगा, लिखित आदेश से उसको पेनल्टी वगैरह दे सकता है। पेनल्टी कितनी होगी, ऐसी की जो कि आज के जमाने में चलती नहीं है। कितनी, 50 रुपए। 50 रुपए में कुछ आता ही नहीं है बर्गर के अलावा। 50 रुपए प्रति टन उसके किसी अंश की दर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये 50 रुपए प्रति टन है, ठीक है, याद कराने के हिसाब से ये बोला गया है मैंने। सेक्शन 90 देखो, समस्त भूमि का राजस्व लगान चुकाने का उत्तरदायित्व। तो भूमि का लगान राजस्व देना होगा सिवाय उस भूमि के जिसको कि संविदा या किसी अन्य तरीके से छोड़ रखा है। कौन सी भूमि छोड़ी जाएगी, जिसको कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के या किसी अदर प्रोसेस से छोड़ रखा है। सेक्शन 90। सेक्शन 90A क्या बोल रहा है, कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग करना। तो कृषि प्रयोजन की भूमि को धारण करने वाला व्यक्ति या जिसको ऐसी भूमि या भूमि का भाग स्थानांतरित किया गया है, उस भूमि पर अगर भवन निर्माण के लिए काम में नहीं लाएगा, यानी कि भवन वगैरह वहां पे नहीं बनाएगा। कब तक नहीं बनाएगा, जब तक कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है, इसके लिए क्या करेगा वो, विहित रीति से ऑफिसर के समक्ष आवेदन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जांच वगैरह करेगी, और अगर उसको ठीक लगता है तो उसको अनुमति दे देगी, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगी। ऐसी अनुमति देने पर स्टेट गवर्नमेंट नगर सुधार कर लगा सकती है, प्रीमियम वगैरह लगा सकती है, ये दोनों लगा सकती है। फिर बोल रहा है, यदि ऐसी कोई भूमि है स्टेट गवर्नमेंट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना, अनुमति की शर्तों को प्रतिबंधों का पालन करना करने पर, अनुमति अस्वीकार करने के बाद, या ठीक है क्या कर सकता है, मना कर सकता है। अदायगियों का भुगतान किए बिना भूमि का यूज किया गया है तो वह व्यक्ति अतिक्रमणकारी माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अतिक्रमणकारी कौन माना जाएगा, जो भी शर्तें वगैरह दी गई है ना उनका पालन वगैरह नहीं करता है, शर्तों का पालन नहीं करने वाला कौन माना जाएगा, अतिक्रमणकारी माना जाएगा। अतिक्रमणकारी क्या बोलते हैं अतिक्रमणकारी को, इंग्लिश वाले बताओ क्या होता है अतिक्रमणकारी। ट्रेसपासर बोलते हैं क्या, ट्रेसपासर बोलते हैं। मैं देख रही थी कि क्या पता कोई इंग्लिश वाला देख रखा हो तो अतिक्रमणकारी का मतलब नहीं जाने। अब देखो सेक्शन 91 के अनुसार उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है, अदायगियों का भुगतान नहीं करता, उसके बिना भूमि का यूज करता है, तो वो अतिक्रमणकारी होगा, ट्रेसपासर होगा, और उसको क्या कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। कौन से सेक्शन में बेदखल कर रहे हैं, 91 के अंतर्गत, ठीक है, 91 में बेदखल कर रहे हैं अपन। अब आ जाओ 92 पे। 90 है तो विलोपित था ही। उससे पहले देखो कुछ पॉइंट रह गए कि कृषि भूमि का यूज गैर कृषि प्रयोजनों के लिए यूज किया जा सकेगा। इस धारा में किसी अधिकारी प्राधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश से जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा, ऑर्डर की डेट से 30 दिन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑर्डर की डेट से 30 दिन के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्टर की रैंक से जो नीचे का पंक्ति वाला नहीं हो, ऐसे अधिकारी को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, और 60 दिन में ऐसी अपील का निपटारा किया जाएगा। 30 दिन में तो अपील करेगा और 60 दिन में उसका निपटारा किया जाएगा। और निश्चित अवधि के भीतर अपील का अगर निपटारा नहीं होता है तो उसको क्या करना होगा, रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। एक्ट सामने उसमें अंडरलाइन करते हुए चलो, ठीक है। 90B क्या हो चुका है, विलोपित हो चुका है, खत्म हो चुका है। 91 पे आ जाओ, भूमि पर अनधिकृत कब्जा। तो भूमि पर अनधिकृत कब्जा है, ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को, एक स्टोरी के जैसे सुनते हुए चलो, लंबा वाला सेक्शन है लेकिन हम कहानी के जैसे समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना किसी अधिकार के अधिवास या कब्जा रखा है, तो वो कब्जे रखने वाला व्यक्ति कौन रखा जाए, कौन कहा जाएगा, ट्रेसपासर। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि उसे अतिचारी समझा जाएगा। तो वो तहसीलदार स्थानीय निकाय के आवेदन पर ऐसी भूमि से उसको क्या किया जाएगा, तुरंत हटा दिया जाएगा, यानी उसको फटाफट से हटा देंगे। भूमि पर भवन फसल आदि को तहसीलदार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह राज्य में क्या हो जाएगी, विहित हो जाएगी, यानी अगर उन्होंने उसको जब्त वगैरह नहीं किया तो वो स्टेट गवर्नमेंट में निहित हो जाएगी। फसल की दशा में तहसीलदार जो भी सही समझे या अन्य दशाओं में जो कलेक्टर समझे, उसको क्या करेगा, उसको जैसे फसल वगैरह है नष्ट हो रही है तो उसको क्या करेगा, लेके और उसके ऊपर जो भी बेच देगा और जो व्यय आएंगे वो जमा हो जाएंगे। तहसीलदार के द्वारा भवन निर्माण को गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है। अब पेनल्टी की बात आ रही है, कितना दिया जाएगा, यदि अतिक्रमी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए जिसमें वह पूरे साल पार्ट में अवैधानिक कब्जे में रहा है,
अतिक्रमण के प्रथम कार्य के वार्षिक किरायों और लगान के 50 गुने तक दायी होगा। याद रखना, ये वाला कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने गुने दायी होगा, तो 50 गुने। अतिक्रमण कार्य के लिए 3 माह की उसको सिविल जेल भेज सकते हैं। पूछा गया है एक बार ये क्वेश्चन कि कितने माह के लिए उसको सिविल जेल भेज सकते हैं, तो 3 माह के लिए। और जहां भी ट्रेसपासर जो होता है तहसीलदार को कहे कि वो अपील करना चाहता है, तो तहसीलदार क्या करेगा, अपील करने तक न्यायालय में उसको स्थगन का आदेश दे देगा और उसको मुचलके पर छोड़ने के लिए आज्ञा दे सकता है, परमिशन दे सकता है। इस व्यक्ति पर नोटिस जारी किया जाएगा कि उसे भूमि से बेदखल क्यों नहीं किया जाए। वो अपने कारण वगैरह बता देगा कि भाई मुझे क्यों नहीं भूमि से हटाना चाहिए। पर जहां पर अतिचारी ना हो तो भूमि खाली करता है, तो जहां पर अतिचारी ना तो भूमि खाली करता है और ना ही नोटिस पर जारी करता है, नोटिस जारी किया गया उसको तो उसके उत्तर में हाजिर होता है। और भूमि खाली करे नहीं करे, उपस्थित नहीं हो, तो उसको कारण बताना पड़ेगा। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा जो जांच और सुनवाई के बाद रद्द हो जाए। अतिचारी भूमि को खाली करने के लिए कहने के बाद भी अगर उसको खाली नहीं करता 1 सप्ताह तक, तो तहसीलदार उसको हटाने के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त करेगा, यानी लोगों को भेज दिया जाएगा कि तुम जाओ उसको वहां से हटा दो। ऐसे व्यक्तियों के अगर कार्य में बाधा डालेगा वो, तो तहसीलदार उस पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा कि उसको भूमि सौंपना बाधित करे, मतलब उसको भूमि वगैरह नहीं सौंपे। जो कोई बिना किसी प्राधिकार के किसी भूमि पर अपना अधिभोग पूर्वगामी धाराओं के होते हुए भी करेगा, यानी पहले जो धारा होते हुए भी उस पर अधिभोग जारी करेगा, तो नोटिस जारी करेगा कौन, तहसीलदार, 15 दिनों का। और यदि वो फिर भी अभियोग हटाने में विफल रहता है, तो दोष सिद्धि पर उसको 1 मास तक का कारावास दिया जाएगा, जो कम से कम 1 मास होगा और अधिकतम 3 वर्ष तक का होगा, और 20,000 रुपए के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, स्टोरी के जैसे चलो, केवल रीड आउट करते हुए चलो, लेकिन यहाँ पे मैं वो रीड आउट करवा रही हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको कि बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। राज्य सरकार अधिकारी जो कलेक्टर के ऑर्डर से इस उपधारा में दंडनीय अपराध को रोकने से निवारित करेगा उसको, तो उसको 1 मास तक का कारावास और 1,000 रुपए के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगर कोर्ट को पर्याप्त कारण लगता है उसको, तो उसको 1 मास के कारावास को कम भी कर सकता है। कौन करेगा, कोर्ट करेगा। अपराध का अन्वेषण उप निदेशक पुलिस की रैंक से नीचे के अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा, और संज्ञान कौन लेगा, कलेक्टर की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा। ठीक है, 91 बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है आप देखोगे, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में करके स्टोरी की जैसे करने का प्रयास किया है। फिर भी क्या करना, आप एक बार अपने लेवल पे अगर आपको लगता है टाइम है तो रीड कर लेना, अदरवाइज जो जो बताया है उसको नोट डाउन कर लेना। 92 देखो, विशेष प्रयोजन के लिए भूमि अलग रखी जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है जनरल ऑर्डर से, कलेक्टर स्पेशल प्रोविजन के लिए, जैसे कोई पशु चारागाह हो गया या फिर वन आरक्षण हो गया, नगर पालिका के कार्य के लिए कोई भूमि सेपरेट वगैरह कर सकते हैं। ऐसी जो भूमि होगी कलेक्टर की सहमति के बिना अन्य कार्यों के लिए यूज नहीं की जाएगी। यानी जैसे पशु चराने के लिए यूज करने के लिए भूमि दी गई है ना, तो पशु चराने के लिए यूज की जाएगी, इसके अलावा नहीं की जाएगी। 93 बोलता है चारागाह के उपयोग के लिए विनियम कौन बना सकता है। चारागाह की भूमि पर चढ़ने का अधिकार उस गांव या गांव के पशुओं को ही होगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक क्षेत्र है, ए नाम का क्षेत्र है, इसमें पशु चर रहे हैं और इसके लिए भूमि आवंटित की गई है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बी जो गांव है वो भी अपने पशु को चराने के लिए भेज देगा। जिस क्षेत्र के लिए कहा गया उसी क्षेत्र के लोग जो पशु वगैरह होंगे वो चरेंगे वहां पे। और किसके द्वारा विनियमन किया जाएगा, उसका उसका किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 94 देखो, वनों की उपज का विनियमन, प्रबंध और नियंत्रण करने की शक्ति किसको होगी, स्टेट गवर्नमेंट को होगी। वनों को उजड़ने से रोकने के लिए वो नियम बना सकता है। नियमों के उल्लंघन के लिए कितना दंड होगा, 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। और ऐसा उल्लंघन अगर जारी रहता है तो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसको लगेगा। ठीक है, जो पनिशमेंट होगा वो कौन देगा, सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय दे सकता है। फिर आ जाओ सेक्शन 94A पे। 94A बोलता है सड़क के किनारे के जो वृक्ष वगैरह लगे रहते हैं वो राज्य सरकार में निहित होंगे और उन्हें कोई भी नहीं काट सकता। आप देखते हैं ना कई बार डिवाइडर वगैरह पे पेड़ वगैरह लगे हुए रहते हैं, तो उनको कौन काटेगा, उनको काटेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कटते जाएंगे उन्हें। पेड़ सूख जाए गिर जाए तो कलेक्टर के ऑर्डर से वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएंगे। ठीक है, कट के गिर गया तो ये नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। 94B क्या बोलता है, अनाधिकृत रूप से विनियोजित पेड़ों आदि के मूल्यों की वसूली स्टेट गवर्नमेंट में निहित होगी, लैंड रेवेन्यू की तरह उसको वसूल किया जाएगा, पनिशमेंट अलग से होगी, और इस संबंध में कलेक्टर का जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, 95 क्या बोल रहा है, आबादी का विकास, केवल रीड ओनली सेक्शन है। 96 बोलता है प्रीमियम की दरें कौन डिसाइड करेगा, कलेक्टर डिसाइड करेगा। 97 बोल रहा है आबादी भूमि का नीलाम, जनरल रूल है कि जिसने हाईएस्ट बोली लगाई होगी उसको बेचा जाएगा, लेकिन कलेक्टर इस बात को रिफ्यूज भी कर सकता है कारण लिखते हुए। ठीक है,
जो नीलाम वगैरह होती है ना, वो ऑक्शन वगैरह होता है, वो किस तरीके से किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। फिर 98 बोलता है घर के कूड़े करकट आदि को डालने तथा चारा इकट्ठा करने के लिए दी गई भूमि। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना कई बार कचरा एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहाँ पे कचरा इकट्ठा हुआ वो होता है, तो ये कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट के नियमों के अधीन उपखंड अधिकारी जो होता है ऐसी भूमि को ग्रांट करेगा। ऐसी जमीन जो कचरे के लिए, गोबर वगैरह के लिए, इनके लिए यूज की जाएगी, बिना प्रीमियम के होगी, बिना किराए के होगी, एक गांव या शहर का एक स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ पे से कचरा वचरा डाला जाएगा। और ये मैटर ऑफ राइट के रूप में नहीं मांग सकते कि हमारा अधिकार है। कलेक्टर कचरा डालने के इस अधिकार को वापस भी ले सकता है अगर उसको ठीक लगता है तो। और ऐसे अधिकार को बेचना, पट्टा, ट्रांसफर आदि नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जो भूमि दी गई है उसके नियमों का पालन करेगा। 99 क्या बोलता है, किसी गांव में भवन निर्माण का नियमन करने का अधिकार किसको होगा, स्टेट गवर्नमेंट को होगा। औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में भूमि का विक्रय कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी नियम बनाकर। वार्षिक कर, जो एनुअल कर वगैरह होता है ना, एनुअल टैक्स वगैरह, वो भी लगा सकती है। 101 बोलता है कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन, केवल रीड ओनली है, कैसे किया जाएगा 101 में। 102 बोलता है सरकार की कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों तथा विशेष शर्तों पर आवंटन करने की शक्ति, केवल रीड ओनली सेक्शन है। 102 बोल रहा है भूमि जो स्थानीय प्राधिकारियों को सुपुर्द की जा सके, ये भी क्या है, रीड ओनली सेक्शन है, केवल हेडिंग पढ़ लीजिए। 103 चैप्टर 6 के प्रयोजनार्थ भूमि और आबादी की परिभाषा, भूमि और आबादी की परिभाषा करी है। इसके बाद 104 में बोल रहा है ऐसे मामले जिनमें राजस्व अधिकारियों, शक्तियों, स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा प्रयोग में ला जा सकती है, केवल रीड ओनली सेक्शन है। 105 क्या बोल रहा है, राजस्थान अधिनियम संख्या 3 सन 1955 की धारा 31 के अंतर्गत काश्तकारों के अधिकार जो होंगे वो अप्रभावित रहेंगे, मतलब इफेक्टिव नहीं रहेंगे। ये 105 के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है, ये चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ये आज हमने इस क्लास में किया है। अब बाकी के जो रिमेनिंग सेक्शंस है उनके लिए हमको नेक्स्ट पार्ट लेके आना होगा। तो चैप्टर 7 से लेके 11 तक अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 किस बारे में बात कर रहा है, सर्वेक्षण तथा अभिलेख के कार्य। सर्वेक्षण और अभिलेख के कार्य, सेक्शन 106 से 141A सर्वे बोला जाता है इसको, और क्या बोला जाता है, एंड रिकॉर्ड ऑपरेशंस। इस चैप्टर के बारे में है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कुछ सामान्य पार्ट हो गए, सीमा चिन्ह, अलग अलग तरीके से आएगा। ठीक है, यानी कि 101 से लेके 141A तक क्या है, अलग अलग चैप्टर्स में डिफाइन हो रखा है, अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन हो रखा है। तो सबसे पहले देखो सर्वेक्षण तथा अभिलेख का कार्य, सेक्शन 106 से 141A है ना, यहाँ पे ए लिखना भूल गए। सबसे पहले जनरल बात कर रहा है सर्वेक्षण अथवा पुनः सर्वेक्षण। सेक्शन 106 बात कर रहा है सर्वे एंड रीसर्वे की। तो क्या होगा, सर्वे और रीसर्वे किया जाएगा बाय किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जनरल बात जनरल बात कहां से कहां तक ले रखी है, 106 से 109 तक। ठीक है, फिर 107 रिकॉर्ड ऑपरेशन बाय, रिकॉर्ड ऑपरेशन बाय किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन। फिर 108 क्या बोल रहा है कि 106 और 107 के लिए, 106 के लिए और 107 के लिए, इन दोनों के लिए बनेगा, क्या बनेगा, एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा इनको, बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब 108 के बाद क्या आएगा, 109 ये बोल रहा है प्रभार। प्रभार किसको दिया जाएगा, इसका मतलब कार्य चलाने का जो तरीका होगा उसमें प्रभार दिया जाएगा, किसको, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को। ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स है याद करने के, कि जो 106 से लेके 109 तक हमको याद करना है।
सबसे पहले क्या होगा, सर्वे और रिसर्वे किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर रिकॉर्ड ऑपरेशंस किए जाएंगे बाय स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शंस। फिर क्या होगा 108 में, सेक्शन 106 और 107 के लिए कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे। सबसे पहले एडिशनल रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। कौन अपॉइंट करेगा, बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये 108 का समझाया हुआ पार्ट है। ठीक है, फिर 109 बोल रहा है कार्यों को चलाने का तरीका कैसे चलेगा भाई, प्रभार किसको दिया गया इस संबंध में, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। इसके बाद आता है सीमा चिन्ह 110 से 111। क्या बोल रहा है, सीमाओं के सर्वेक्षण में सहायता कौन करेगा, तो देखो सीमाओं के सर्वेक्षण में सहायता करेगा भू संपत्ति धारकों व काश्तकारों के लिए उद्घोषणा जारी करेगा कि वो सहायता करें कि जिस भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है वह बाउंड्री मार्क्स बनाए, यानी बाउंड्री मार्क्स बनाने के लिए कहेगा। पंद्रह दिन के अंदर बनाने होंगे वो बाउंड्री मार्क्स। कितने दिन में, 15 दिन में। अगर ऐसा नहीं बनाते तो सरकार क्या करेगी, खुद बनवा देगी। ठीक है ना, बाउंड्री मार्क्स को खुद बनवा देगी वो। पहले तो स्वयं बनाए, ये तो फिर गवर्नमेंट बनाएगी। सीमाओं के संबंध में विवादों का निपटारा कैसे किया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर उस डिस्प्यूट को निपटाएगा। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, जो भी सर्वे मैप्स वगैरह हैं इसके अकॉर्डिंग मामले को निपटाया जाएगा। और जहां पे मैप वगैरह नहीं है वहां पे जो वास्तविक कब्जा है, एक्चुअल पोजीशन जो है ना, वो जिसके भी पास होगा उस आधार पर मामले का निपटारा होगा। और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर डिसाइड करेगा कि वास्तविक कब्जा किस व्यक्ति के पास है। ठीक है, अब देखो नक्शे और फील्ड बुक। नक्शे और फील्ड बुक कहां से कहां तक है, केवल एक सेक्शन है ओनली, 112। मानचित्र और क्षेत्रामिति फील्ड बुक की तैयारी कैसे की जाएगी, इसके अंतर्गत लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मैप्स और फील्ड बुक को तैयार करेगा। मैप्स एंड फील्ड बुक रेडी करेगा। किस तरीके से, जो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो आगे अधिकार अभिलेख 113 से 131। 113 से 131 देखो 113 है ना, इसमें बस नंबर इधर से उधर कर दिया गया, इसको इधर इसको इधर कर दिया गया 31। सबसे पहले 113 क्या बोल रहा है, अधिकार अभिलेख तैयार करना कौन करेगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अधिकार अभिलेख की अंतर्वस्तु क्या होगी, इसके अंतर्गत वो वस्तुएं होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है खेवट। खेवट क्या होता है, रजिस्ट्रार होगा जिसमें सहभागी द्वारा कब्जाधारी काश्तकारी अन्य तरीके से भूमि धारक रहने वालों का हित होगा। खेवट करके एक चीज होगी, खेवट कई बार पूछ लिया जाता है। खेवट को कहाँ डिफाइन कर रखा है, तो आपको ध्यान रखना है 114 क में खेवट को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक रजिस्टर होगा जिसमें सहभागीदारों कब्जाधारी काश्तकारी और अन्य तरीके से जो भी भूमि धारण करते हैं उनका हित वगैरह लिखा जाएगा। खतौनी अलग टिपिकल वर्ड है लेकिन आने जरूरी है क्योंकि कई बार प्री में पूछ लिया जाता है कहाँ पे दे रखा है। तो 141 ए में तो दे रखा है खेवट, 114 बी में दे रखा है खतौनी। क्या होता है खतौनी, रजिस्टर ऐसे क्षेत्र को भूमि में काष्ठ करने वाले या अन्य प्रकार से भूमि धारण करने वाले अधिवासित करने वाले व्यक्तियों का, और 121 के विवरण विनिर्दिष्ट होंगे इसके अंतर्गत। फिर बिना लगान राजस्व भूमि धारण करने वालों का रजिस्टर होगा सी में और अदर रजिस्टर होंगे डी में। ठीक है, सेक्शन 115 बोल रहा है जिन भूमियों के कोई स्वामी प्रतीत ना हो उनके लिए दावे आमंत्रित करना। क्या होगा, तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, एलआरओ क्या करेगा, समस्त भूमियों की सूची बनाएगा, यानी कि क्या बनाएगा, लैंड की लिस्ट। इस लिस्ट में क्या होगा, वो होगा कि भाई जिसका कोई भी लीगली ऑनर नहीं है, स्वामी नहीं है, विधिक स्वामी नहीं है जिसका,
स्टेट की जो भी लैंड होगी ना, ये क्या करेगा, स्टेट की जो भी लैंड होगी उससे उसकी मार्किंग करेगा कि ये भूमि क्या है, स्टेट की है, उस तरीके से इसकी मार्किंग कर देगा। फिर क्लेम रेंज करेगा कि किसी की भूमि हो तो आकर बता दे। एलआरओ बोलेगा कि भाई कोई व्यक्ति अगर कहना चाहता है कि भाई ये भूमि उसकी है तो वो आके बता दो। कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर। ऐसे दावों के लिए रिटर्न में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके आधार पर आमंत्रित करने के लिए उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन जारी की जाएगी। यदि कोई क्लेम आता है तो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर उसके अकॉर्डिंग जांच करने के बाद जजमेंट वगैरह कर देगा। सेक्शन 116 देखो, जब स्वामी रहित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए काम में ले ली जाए तो उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए यदि कहा जाए कि चारागाह के लिए संपत्ति यूज की जाती है तो कहा जाएगा चारागाह आदि के लिए प्रॉपर्टी यूज कर लो। अगर उसके लिए कहा गया है तो भाई कह देंगे कि भाई तुम पशु वगैरह चरते हो उस चीज के लिए प्रॉपर्टी वगैरह यूज कर लो। 117 क्या बोल रहा है, ऐसी लैंड पर यदि लिमिटेड राइट्स स्थापित किए जाए तो क्या प्रक्रिया रहेगी। ये हमारा रीड ओनली सेक्शन है, मतलब इसका केवल सेक्शन पढ़ के हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद 118 खुद कास्ट भूमि का अवधारण तय करना। खुद कास्ट तो यानी कि खुद कास्ट कौन होता है, छोटे वाले किसान। खुद कास्ट का मतलब छोटे किसान। मतलब खुद ही खेती करते हैं, खुद कास्ट, खुद ही कास्ट कर रहे हैं। क्या होता है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर खुद कास्ट भूमि का भी निश्चय करेगा और उसका अवधारण करेगा। ये जो खुद कास्ट भूमि होगी ना, ये कौन तय करेगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। 120 देखो, सॉरी 119 देखो, गांवों की आबादी का अवधारण करना कौन करेगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर करेगा। सारी पावर अभी तो इसी को दे रखी है ना, तो ये करेगा। गांवों का रजिस्टर होगा 120 में, तो क्या होगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। एलआरओ क्या करेगा, जो भी सर्वे वगैरह किया है या जो भी रिकॉर्ड वगैरह रखे गए हैं उसके अंतर्गत पूरे गांव की एक लिस्ट तैयार करेगा जिसमें क्या क्या भी निहित होगा कि भाई यहाँ पे कोई नदी का क्षेत्र है क्या, यहाँ पे कोई अनिश्चित काल वाला कोई क्षेत्र है क्या, जिसपे बहुत दिनों तक किसी ने कुछ चीज यूज नहीं करी, उस पर जो भी डिसाइडेड राजस्व और लगान होंगे जिसके द्वारा अदा किया जाएगा, छूट मोचन वगैरह, ये सब चीजें शर्तों के अकॉर्डिंग ऐसा ऑफिसर तैयार करेगा। ठीक है, गांव का रजिस्टर कौन तैयार करेगा, शर्तों के अधीन एलआरओ तैयार करेगा। उसमें लिखेगा भाई कोई नदी का बहाव का क्षेत्र है क्या, कोई भूमि किस व्यक्ति की है, ये सब। अब देखो खतौनी थी ना, जब हमने खतौनी पढ़ी थी इसके अंतर्गत, यहाँ पे इसमें हमने कहा था 121 के अंतर्गत, तो इसका मतलब है कि जो खतौनी में बताया जाने वाला विवरण कौन सा होगा। यहाँ पे बता रहा है कि भूधारण किस तरीके से किया गया है वो बताएगा, भूधारण का प्रकार। इसके अलावा प्रीमियम की रकम कितनी होगी ये बताया जाएगा। अपने एक्ट में अंडरलाइन करते हुए चलना, ठीक है ना। खातेदारी, पर्चे की तारीख, उसके द्वारा किए गए अंतरण, समस्त विवरण वगैरह होंगे। खाते की भूमि में इंक्लूड जो भी नंबर वगैरह है वो होंगे, एरिया होगा। इसके अलावा वार्षिक लगान होगा, एनुअल जो होता है ना, एनुअल रेवेन्यू वगैरह। भूमि धारण की शर्त और लिखित पट्टे वगैरह होंगे। खातेदार काश्तकार के अलावा किसी व्यक्ति के विषय में जब तक भूमि उसके कब्जे में है उसका डिटेल वगैरह रहेगा कि भाई कितने वर्ष तक जो भूमि वगैरह थी वो उसके पास रही थी। 122 देखो, इंद्राजों का प्रमाणीकरण हित रखने वाले पक्षकार के द्वारा करा जाएगा। प्रमाणीकरण कौन रखेगा, हित रखने वाला पक्षकार करेगा। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब सेक्शन 123 की तरफ आ जाओ। 123 रिपील्ड हो चुका है। 124 बोला जब चुकाए जाने वाले लगान या राजस्व विवादग्रस्त हो तो क्या प्रक्रिया होगा। तो कौन करेगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, शुरू से इसी के पास हमने प्रभार दे रखा है इस वाले पार्ट में। एलआरओ क्या करेगा, इस संबंध में निर्णय करेगा, एक मिनट रुकना, इस संबंध में निर्णय नहीं करेगा लेकिन पिछले वर्ष के लगान राजस्व को चुकाए जाने योग्य या राजस्व की तरह दर्ज कर लेगा। जजमेंट नहीं करेगा लेकिन पिछले वर्ष किस तरीके से लगान रेवेन्यू वगैरह चुकाए गए थे उनके अकॉर्डिंग रेवेन्यू वगैरह दर्ज कर लेगा। 125 रिपील्ड हो गया है। 126 कहता है वर्तमान अभिलेखों पर कार्य किया जाए। तो जब तक मानचित्र क्षेत्रामिति
अभिलेख वगैरह नया राइट रिकॉर्ड पर ना बनाया जाए तो वर्तमान अभिलेखों पर कार्य किया जाएगा। मतलब जब तक कुछ नया नहीं आएगा तो जो भी वर्तमान में चीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है। 127 कहता है सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्य के बंद होने पर विचाराधीन कार्यवाहियां। मानचित्र तथा अभिलेखों का संधारण किया जाएगा इसमें। ठीक है ना। अगले वाले पॉइंट में इसमें तो क्या किया गया था, केवल रीड ओनली सेक्शन था। तो मानचित्र तथा अभिलेखों का संधारण किया जाएगा, ये तो ओनली रीड ओनली है। ठीक है ना, केवल सेक्शन पढ़ के काम चलेगा। मानचित्र और अभिलेखों का संधारण हम यहाँ पे करेंगे। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, मेंटेनेंस ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड कौन करेगा, किस तरीके से करेगा भी देखते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 228 सीमा विवाद। इनका निर्धारण लैंड ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111 के अकॉर्डिंग। ऐसे विवाद तहसीलदार द्वारा तय किए जाएंगे। ठीक है ना। और सेक्शन 129 कहता है सीमा चिन्हों के लिए धारकों के कर्तव्य। ड्यूटी बता दी यहाँ पे। तो गांवों, भू संपत्तियों, खेतों के समस्त धारक संपत्ति चिन्हों को अपने खर्चे से मरम्मत कराने को बाध्य होंगे। कैसे कराएंगे, स्वयं के खर्चों पर करवाएंगे, स्वयं के खर्चे पर। फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर किसी समय ऐसे धारक को सीमा चिन्ह खड़े करने के लिए कह सकता है कि भाई यहाँ पे सीमा चिन्ह लगाओ, और इनकी मरम्मत वगैरह कराने के लिए कह सकता है, इनके ऑर्डर दे सकता है अगर पहले से बने हुए हैं तो, कि भाई इनको सही करो। ऐसे ऑर्डर सूचना की तामील से 30 दिन में पालन करना होगा कि भाई 30 दिन में इनकी मरम्मत कराओ, इनको लगाओ जो भी। ऐसा ऑफिसर ऐसा सीमा चिन्ह खुद खड़ा कर सकता है, उसका नवीनीकरण करवा सकता है, जो भी खर्चे होगा वो धारक को कहेगा कि भाई तू दे। ठीक है ना। और जहां सीमा के संबंध में कोई विवाद ना हो वहां तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 130 क्या कहता है, चिन्हों को क्षति पहुंचाने या हटाने पर शास्ति। तो 50 रुपए प्रति मार्क हटाने के लिए दंड दिया जाएगा। मतलब जितने मार्क को हटाएंगे ना, मान लो 2 मार्क हटाए तो 50 रुपए प्रति मार्क। ठीक है। और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ऐसे ऑर्डर पास करेगा। इस संबंध में ऑर्डर कौन पास करेगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। सेक्शन 131 मानचित्र तथा क्षेत्रामिति का संधारण, मेंटेनेंस कैसे की जाएगी इसकी, ये बताया गया हमारा रीड ओनली सेक्शन। मतलब केवल सेक्शन पूछा जा सकता है इसका, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे देखो, वार्षिक रजिस्टर में क्या क्या चीजें होंगी 132 से 137 तक। एनुअल रजिस्टर क्या होगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करेगा, मेंटेन रिकॉर्ड। इसके बाद इसके लिए जैसे कैसे तय करेगा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे। इसमें क्या करेगा, सेक्शन 114 और 120 के लिए जो गांव के रजिस्टर वगैरह थे ना, उनका एक सेट तैयार करेगा। 114 और 120 का सेट तैयार करेगा यहाँ पे। ऐसे तैयार रजिस्टर वार्षिक रजिस्टर कराएंगे। वार्षिक रजिस्टर को कहाँ डिफाइन किया गया, प्री का क्वेश्चन हो सकता है 132। इसके बाद देखो 133 उत्तराधिकार तथा कब्जे के अंतरण की सूचना, इंपॉर्टेंट है वार्षिक रजिस्टर। ठीक है ना। 130 कहता है उत्तराधिकार तथा कब्जे के अंतरण की सूचना। संपत्ति, अदर राइट, भूमि हित लाभ जो भी होंगे वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रदान किया जाएगा और उसको वार्षिक रजिस्टर में दर्ज करवाना पड़ेगा। जो भी लाभ वगैरह प्राप्त किए उनको कहाँ पे देना पड़ेगा, एनुअल रजिस्टर्ड में। इसके बाद क्या बोल रहा है, उत्तराधिकार या अंतरण या अन्य प्रकार से कब्जा पाने वाला व्यक्ति इस बात की सूचना पटवारी को देगा जिस तहसील में उसकी भूमि स्थित है कि 3 महीने के अंदर सूचना दे। माइनर अयोग्य पक्षकार की तरफ से संरक्षण सूचना देंगे, यानी कोई माइनर है या कोई अवयस्क है उसकी तरफ से उसके जो पक्षकार होंगे वो सूचना वगैरह देंगे कि ये लैंड उसकी है। 134 बोलता है सूचना देने में उपेक्षा करने पर शास्ति। कितना दंड दिया जा रहा है, 10 रुपए का। बहुत कम दंड है, डेयरी मिल्क नहीं आती, एक छोटी वाली आती है बिल्कुल 10 रुपए की। 135 बोलता है सूचना मिलने पर क्या करेंगे, तथ्यों के ज्ञान से तहसीलदार ऐसी जांच करेगा, वार्षिक रजिस्ट्रार में दर्ज करेगा। जांच कौन करेगा, तहसीलदार, और एनुअल रजिस्टर में दर्ज कर देगा। किसी तरीके का विवाद होने पर तहसीलदार विवाद का निर्णय करेगा, यह सक्षम ना हो तो अन्य ऑफिसर करेगा। 136 कहता है गलतियों का शुद्धिकरण, करेक्शन ऑफ एरर्स कौन करेगा, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। किसी भी कोई लिपि की त्रुटि है, गणितीय त्रुटि है, इसको दूर करेगा।
जिसकी एंट्री करना हितवत पक्षकार स्वीकार करे उसको सही करेगा, जिसे कोई रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी रजिस्ट्रार में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे उसको सही करेगा। गलती नोटिस हो तो गलती तब तक शुद्ध नहीं की जाएगी जब तक पक्षकारों को नोटिस ना दिया जाए। ठीक है। भू संपत्तियों के ऊपर अधिकार, रीड ओनली सेक्शन। अब देखो मिसक्लेनियस प्रोविजन क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत। 138 बोलता है अभिलेखों का निरीक्षण कौन करेगा। तो सेक्शन 138 में अभिलेखों का निरीक्षण किया जाएगा, ऐसी समय शर्तों पर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट विहित करे, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए ओपन होगा। ठीक है। 138 में अभिलेखों का निरीक्षण कोई भी कर सकता है। समस्त मानचित्र क्षेत्रामिति रजिस्टर्ड ऐसे समय तथा ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार निर्धारित करे सार्वजनिक निरीक्षण के लिए निःशुल्क खुले रहेंगे। ठीक है। फिर बोल रहा है कॉपीज ऑफ एंट्रीज केवल रीड ओनली है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ये सब चीजें होती ना वो। फिर बोल रहा है 140 एंट्रीज के लिए उपधारणा की क्या की जाएगी कि जब तक विपरीत ना हो ये सही है। ठीक है, सही है, जब तक इनके लिए कोई कह नहीं देता कि हाँ ये गलत है, साबित नहीं कर देता। 148 ए कहता है खुद कास्ट के इंद्राजों से संबंधित विवादों में प्रक्रिया, केवल रीड ओनली सेक्शन है, हेडिंग याद होनी चाहिए। 141 कहता है राजस्व न्यायालयों पर निर्णय बाध्यकारी होगा, ये भी क्या है, रीड ओनली सेक्शन है। इसके बाद क्या बोल रहा है, अब ले लेंगे हम चैप्टर 7A, जिसको कि हमने बोला था चैप्टर 7 में कितने सेक्शन आ रहे हैं, तो 141A पे अलग से एक चैप्टर है, 141A पे अलग से चैप्टर है 7A। केवल आपको ना इसका चार्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, एक बार देखो निकालो। सबसे पहले 141A में परिभाषाएं दे रखी है, तो केवल आपको किसकी भूमि आबादी क्षेत्र की परिभाषा पता होना चाहिए। भूमि का अर्थ वही होगा, स्वामी कौन होगा, केवल रीड, केवल आपको ये वाला जो पूरा चैप्टर है ना केवल इंडेक्स देखनी है इसकी, कुछ भी नहीं देखना है, केवल ओनली इंडेक्स ओनली। आई बात समझ में, केवल इसकी इंडेक्स को देख के रखना है। एक बार इंडेक्स को ऊपर सरसरी निगाह से सर्च कर लेना और रीड कर लेना। चैप्टर 8 देखो, भू प्रबंध संक्रियाएं। सबसे पहले जनरल बात आएगी, यानी कि क्या मतलब है इसका, लॉ लैंड सेटलमेंट ऑपरेशंस, भू प्रबंध के संबंध में सक्रियाएं, कौन क्या करेगा कैसे करेगा यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखो 142 भू प्रबंध अथवा पुनः भू प्रबंध सेटलमेंट और रीसेटलमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी बाय गजट नोटिफिकेशन। इसके बाद किसी डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया को भू प्रबंध और पुनः भू प्रबंध में लाने के ऑर्डर दे सकती है, कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। 143 कहता है पुनः प्रबंध के लिए संभावित प्रभाव, प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ रीसेटलमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। 144 बोलता है आधार जिससे वह निर्णय किया जाएगा कि उसका पुनः भू प्रबंध किया जाए या नहीं, यानी रीसेटलमेंट किया जाए या नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट इस संबंध में डिसीजन लेगा कि इसका रीसेटलमेंट किया जाए या नहीं। अगर लग रहा है कि रेवेन्यू में उचित वृद्धि या कमी हो सकती है, वृद्धि की संभावना है, लेकिन पुनः प्रबंध करने का संतोषप्रद कारण है, वर्तमान कर निर्धारण असमान अनुचित रूप से कठोर हो गया है या कोई अदर रीजन हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा जजमेंट दे सकती है। 145 कहता है भू अभिलेख के अधिकारियों के कर्तव्यों का भू प्रबंध अधिकारियों को अंतरण, यानी जैसा अभी हमने पहले देख के आए थे ना, जो भी निचले अधिकारी होंगे है ना, उनको तो अपील है कि निचले अधिकारी ने जो जजमेंट दिया उनको ऊपर वाले को अपील की जाती थी, पर ये बोल रहा है कि जो ऊपर वाले अधिकारी है ना उनके कार्य नीचे वाले को भी दिए जा सकते हैं। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट करेगी सेक्शन 142 के क्लॉज 2 के लिए, जब तक कि स्थायी भू प्रबंध अधिकारी अपॉइंट ना हो जाए तब तक जितने आवश्यक समझे भू प्रबंध अधिकारी यानी कि लैंड सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। पहले हम क्या देख रहे थे, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। फिर 146 कहता है, यहाँ पे रह गया, सॉरी 145 रह गया यहाँ पे, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। फिर 146 में बोल रहा है भू अभिलेख अधिकारियों के कर्तव्यों का भू प्रबंध और इनके कर्तव्यों का अंतरण वगैरह कैसे किया जाएगा। ठीक है। 147 बोल रहा है नियम कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब देखो आगे,
लगान की तरह किस तरीके से निर्धारित की जाएगी? 148 कहता है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। इकोनॉमिक सर्वे, सेटलमेंट ऑफिसर ऐसे जिले क्षेत्र के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति का सर्वे करेगा, इसके लिए कुछ विषयों को ध्यान रखेगा। कौन करेगा? लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। कर निर्धारण वटों का संघों का निर्माण करेगा, मिट्टियों का वर्गीकरण करेगा, लगान की दरों की फलावट। सेटलमेंट ऑफिसर प्रत्येक श्रेणी की मिट्टी के लिए उपयुक्त लगान दरें निकालेगा। सेटलमेंट ऑफिसर क्या निकालेगा? प्रत्येक तरीके की मिट्टी के लिए लगान दरों की उपयुक्त लगान दरें निर्धारित करेगा। 152 लगान दरों का आधार क्या होगा? 153 कहता है दरों का संशोधन कैसे किया जाएगा। फिर 154 बोला विषय जो अभिनिश्चित तथा अभिलिखित किए जाएंगे। सेटलमेंट ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियमों से ये अभिलिखित करेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ये विषय वगैरह अभिलिखित करेगा ये। 155 होता है प्रस्तावों का प्रकाशन तथा प्रेक्षण। प्रस्तावों का प्रकाशन और प्रेक्षण कौन करेगा? सेटलमेंट ऑफिसर करेगा। एक सार्वजनिक सूचना प्रस्तावित प्रस्तावों पर विनिर्दिष्ट समय में आपत्ति मांगते हुए देगा, आपत्ति पर विचार करेगा ऐसा ऑफिसर और उसे संशोधित करेगा। लैंड सेटलमेंट ऑफिसर क्या करेगा? प्रस्तावों को आपत्ति आदेश के साथ साथ सेटलमेंट कमिश्नर को भेज देगा। किसको भेज देगा? सेटलमेंट कमिश्नर को। ठीक है, आपके एक्ट में सब चीजें मौजूद है, आप वहां पे एक बार अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, 156 क्या बोल रहा है? प्रस्तावों का अनुमोदन। कमिश्नर करेगा प्रस्तावों का अनुमोदन। ठीक है ना, कमिश्नर प्रस्तावों का निरीक्षण जांच करेगा। कमिश्नर जांच करने के बाद उसको मंडल को भेज देगा। मंडल क्या होता है? बोर्ड। बोर्ड को भेज देगा। मंडल उसे देखने के बाद आवश्यक जांच करेगा। मंडल आवश्यक जांच करेगा। आवश्यक जांच। स्टेट गवर्नमेंट स्वीकृति दे सकती है कि आगे जांच के लिए निर्देश देगी, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, लगान की दरें वगैरह डिसाइड कर देती है। ये सब काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब लगानों का विनिश्चय कैसे किया जाएगा? सबसे पहले सेटलमेंट ऑफिसर देय लगान निर्धारित करने के लिए कार्रवाई करेगा। यहाँ पे भी कौन कार्रवाई कर रहा है? सेटलमेंट ऑफिसर। फिर कर निर्धारण से अलग रखी जाने वाली भूमि, तो ये भी कौन करेगा? सेटलमेंट ऑफिसर। ऐसी भूमि को अलग रखा जाएगा जो भवन निर्माण के लिए, भूमि के लिए, कोई स्थानीय खेत खलियान के लिए, कब्रिस्तान, शमशान वगैरह इनके लिए, सड़कों के लिए, अकृत्य भूमि, इन सब चीजों के लिए डिसाइडेड है, उनको अलग करेगा। सुधारों के लिए छूट, लैंड के उपजाऊ को बढ़ाने के लिए। सुधारों के लिए छूट किस लिए दी जाएगी? लैंड के उपजाऊ को बढ़ाने के लिए। थोड़ा टिपिकल है पर देखते हुए चलिए, कम से कम ऐसे नजरों के आगे से तो निकलेगा, वरना अदरवाइज ऐसा लगता है कि लैंड लॉ को तो पढ़ा ही नहीं जाए। ठीक है ना। अब देखो 160 में क्या बोल रहा है? लगान निर्धारण में वर्तमान लगान को ध्यान में रखा जाएगा। 161 बोल रहा है वृद्धि की सीमा वर्तमान लगान से 1/4 से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। जो प्रेजेंट लगान होगा ना, प्रेजेंट लगान से 1/4 नहीं बढ़ाया जाएगा। मूल्यांकित रेट से 3/4 से कम नहीं होगा। जो मूल्यांकित रेट होगी ना, मूल्यांकित रेट, उससे 3/4 से कम नहीं होगा। वन 162 बोलता है क्रमिक वृद्धि, केवल रीड कर लो इसको। 163 बोलता है चाही जोतों के कर निर्धारण के लिए अतिरिक्त प्रावधान। चाही जोते क्या होती है? जहाँ कुएं से सिंचाई की जा रही हो तो लगान तुलनात्मक रूप से अधिक होगा। चाही जोते क्या होती है? जहां पर क्या होता है? सिंचाई कुओं से की जाती है और इनका लगान क्या होता है? ज्यादा होता है। पर्चों की तैयारी और विवरण केवल रीड कर लो। सेक्शन 165 बोल रहा है जिन में लगान वसूली पर अंतिम रोक। 166 बोलता है आपत्तियों की सुनवाई और लगान निश्चित करना। जिन पॉइंट को लगेगा कि डिटेल में बताओ उनको डिटेल में बता रही हूँ, और जो लगेगा कि ऐसे चले तो ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, 166 देखो, आपत्तियों की सुनवाई और लगान को निश्चित करना। तो क्या होगा? यदि काश्तकार भूमिधारक 30 दिन में कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है, 30 दिन में अगर कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो लैंड सेटलमेंट ऑफिसर LSO उसे सुनेगा और कानून के अनुसार अपना ऑर्डर देगा, और उसको लिखने के बाद उसका रेवेन्यू डिसाइड करेगा।
अब ये देखो, ये वाला प्रश्न आता है कि लगान किस तारीख से दे हो। ये वाला प्री में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। लगान किस तारीख से दे होगा, तो भू प्रबंध की तारीख से दे होगा। सेटलमेंट ऑफिसर उचित समझे तो पूर्व की तारीख से दे होगा। वैसे तो क्या होगा कि भाई जिस दिन भी सेटलमेंट हुआ है उस दिन से होगा, अदरवाइज क्या समझे तो पहले से भी दे सकता है। 168 कहता है काश्तकार का विनिश्चित लगान को अस्वीकार करने का विकल्प। तो क्या होगा, ऐसे ऑर्डर की डेट से 30 दिन में विनिश्चित लगान को स्वीकार करने से मना कर सकता है। 30 दिन में मना कर सकता है वो एक्सेप्ट करने से, ठीक है। अस्वीकृति का क्या प्रभाव होगा, काश्तकार तुरंत खाते को खाली करेगा और ऐसा नहीं करने पर वो क्या समझा जाएगा, अतिक्रमणकारी। अतिक्रमणकारी कहाँ पे पढ़ के आए थे हम, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे ना। वन 170 कहता है खाते को अन्य व्यक्तियों को देने का प्रस्ताव, रीड ओनली सेक्शन है। 171 कहता है अस्वीकार नहीं करने पर प्रक्रिया। अगर अस्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा, विनिश्चित लगान स्वीकार करने योग्य होगा और वह उसके अकॉर्डिंग देने को बाध्य होगा। 172 कहता है भू प्रबंध के चालू रहते हुए परिवर्तनीय नहीं होगा, केवल रीड ओनली सेक्शन है। दस्तूर गवाही की तैयारी, क्या होता है दस्तूर गवाही, ये पॉइंट बड़ा है, इसको ध्यान से देखो। सेटलमेंट ऑफिसर, प्री में पॉइंट पूछा जा सकता है कि दस्तूर गवाही कहाँ दिया गया, तो 173 ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए वाजिब उल अर्ज या दस्तूर गवाही तैयार करेगा। इसमें लगान के अलावा उपकर होते हैं, रीति रिवाज, गांव में रहने वाले जो भी सार्वजनिक भूमि वगैरह होते हैं, पैदावार वगैरह होते हैं, गांव की भूमियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के अधिकार वगैरह होते हैं, सिंचाई, रास्ते या कोई भी अन्य सुविधा, इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। जो राइट्स होंगे ये सारे, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। दस्तूर गवाही में लिखे जाने के लिए अभिनिश्चित अभिलेख तैयार होएगा। इसमें तैयार होने के लिए गांवों को पढ़ के सुनाया जाएगा और इसके लिए डेट डिसाइड की जाएगी। इसकी सूचना कम से कम 1 सप्ताह पहले देनी पड़ेगी। यदि इस पर कोई आपत्ति होती है तो सेटलमेंट ऑफिसर को इसका निर्णय करेगा, जो अंतिम होगा। कौन निर्णय करेगा इसके बारे में, सेटलमेंट ऑफिसर जजमेंट करेगा, जो भी क्या होगा फाइनल होगा। भू प्रबंध के जो भी इंद्राज होंगे उनके बारे में उदाहरणा की जाएगी कि वो सही है, ठीक है ना, उनको सही समझा जाएगा। अब इसके बाद देखो भू प्रबंध की अवधि कितनी होगी, 174 से 177 ए। 174 बोलता है बंदोबस्त की अवधि 20 वर्ष होगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो इसकी अवधि को आगे बढ़ा सकता है। भू प्रबंध की अवधि का प्रारंभ उस डेट से होगा जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बताए। 176 कहता है भू प्रबंध की अवधि से पहले समाप्ति, जब स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि मूल्यों में भारी तथा महत्वपूर्ण गिरावट हुई है, किसी क्षेत्र के तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में लगान में महत्वपूर्ण अंतर हुआ है, जांच में ज्यादा लगान लिया जा रहा है या अन्य कारण है, तो 20 साल से पहले भू प्रबंध की समाप्ति हो सकती है। यानी रीजन हो तो पहले भी समाप्त हो सकता है। 176 ए भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान अंतरिम सहायता कैसे दी जाएगी। 177 नया भू प्रबंध होने तक समाप्त भू प्रबंध के अंतर्गत भूमि का धारणा अधिकार, रीड ओनली सेक्शन से ये वाले। 177 ये कहता है असिंचित दरों पर निर्धारित सिंचित भूमि के लगान निर्धारण में वृद्धि। लगान जब से डिसाइड ना हो 50 प्रति बीघा दर से वृद्धि की जा सकेगी। यानी कि 1.50 की दर से वृद्धि की जाएगी। 178 अल्पावधि भू प्रबंध, यानी जो कलेक्टर होगा, कोई स्थायी भू प्रबंध अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए तो ऐसा भू प्रबंध अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए नियमों के अनुसार लगान निर्धारित करेगा।
अंडरलाइन कर लो, वहां पे लिखा हुआ है सामने, है ना। इसके बाद सेक्शन 179, कछार द्वारा बढ़ी हुई भूमि के प्रबंध तथा कर निर्धारण का संशोधन जबकि काष्ठ योग्य क्षेत्रफल नदी की बाढ़ से कम हो जाए। कौन करेगा? कलेक्टर या स्थायी भू प्रबंध अधिकारी, नियमों के अनुसार। लैंड सेटलमेंट ऑफिसर अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल। अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह करना हो तो वो भी कौन करेगा? ये लोग ही करेंगे। लैंड कम, किराया कम, लैंड ज्यादा तो किराया ज्यादा। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर भूमि कम हो गई तो किराया भी कम हो जाएगा, और अगर भूमि बढ़ गई तो किराया भी ज्यादा हो जाएगा। सेक्शन 180 में राज्य सरकार को अतिरिक्त नगरीय उपकरण लगाने की शक्ति। बोरिंग है, लेकिन जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। विविध में क्या आता है? सेक्शन 181 कहता है भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष विचाराधीन आवेदन पत्र तथा कार्यवाही हो जब भू प्रबंध बंद हो चुका हो। तो क्या होगा? लैंड सेटलमेंट ऑफिसर के सामने समस्त आवेदन पत्र और कार्यवाहियां जब तक कोई स्थायी भू प्रबंध अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता, कलेक्टर को ट्रांसफर की जाएगी। कलेक्टर को उसके निर्णय के लिए भूमि अधिकारी की शक्तियां होगी। लैंड सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट जो ऑफिसर की जो पावर्स होगी ना, वो इसको हो जाएगी यहाँ पे। फिर भूलो और चूकों को कौन सही करेगा? लैंड सेटलमेंट ऑफिसर करेगा। लैंड सेटलमेंट ऑफिसर स्वीकृत लगान दरों का पुनर्वलोकन करेगा 183 के अंतर्गत। रीड ओनली सेक्शन है, केवल सेक्शन पता होना चाहिए। चैप्टर 9 देखो, भू संपत्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा। 184 में सबसे पहले 184 से 223 बता रहा है। 184 कह रहा है विभाजन से क्या तात्पर्य होता है? किसी विभाजन योग्य भू संपत्ति को दो या दो से अधिक भागों में जिसका प्रत्येक भाग एक या अधिक भागों में विभाजन होगा, यानी लैंड को डिवाइड करना। विभाजन योग्य संपत्तियां कौन कौन सी होगी? समस्त भू संपत्तियां अविभाज्य मानी जाएगी जिनको विभाजित नहीं कर सकते जब तक कि वो किसी प्रथा या अन्य प्रकार से विभाजनीय साबित नहीं हो जाती। ठीक है। 186 कहता है विभाजन का दावा करने का हकदार व्यक्ति कौन होगा? भू संपत्ति के प्रत्येक सहभागीदार ऐसे भू संपत्ति में अपने विभाग के अपना जो भी भाग होगा उसके लिए आवेदन किए जाने का दावा कर सकते हैं। इनकी संख्या क्या हो सकती है? कितने भी नंबर हो सकते हैं। सेक्शन 187 कहता है विभाजन के लिए आवेदन कौन करेगा? तो विभाजन के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र में निर्धारित विवरण होगा। भू संपत्तियों के वार्षिक रजिस्ट्रार की प्रमाणित प्रतिलिपि वगैरह होगी, यानी एनुअल रजिस्टर के अंतर्गत प्रतिलिपि वगैरह होगी। विभाजन का दावा किया गया है वो बताया जाएगा। एक के द्वारा या दो से अधिक रूप से भी किया जा सकता है, कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है या ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। वन और मोर पर्सन और ज्वाइंटली। आवेदन पत्र किसको प्रस्तुत किया जाएगा? जिलाधीश के, यानी कि कलेक्टर को। सेक्शन 189 बोलता है विभिन्न जिलों में स्थित भू संपत्ति का विभाजन। जब कोई संपत्ति दो या दो से अधिक जिलों में स्थित होगी तो विभाजन कैसे किया जाएगा? जैसा कि मंडल निर्देश देगा, यानी कि बोर्ड निर्देश देगा उसके अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग। दावों का एकीकरण, जहां कई दावेदारों ने एक ही भू संपत्ति के विभाजन के लिए अलग अलग दावे प्रस्तुत किए हैं तो ऐसे सब दावों का एक ही दावे की तरह सम्मिलित एकीकरण किया जाएगा और उनका एक निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, वन जजमेंट। किसी भू संपत्ति का विभाजन रोकने की शक्ति, यदि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाजन के किसी अन्य प्रकरण पर किसी भू संपत्ति के विभाजन रोकने या इनकार करने का कोई पर्याप्त कारण है, यानी कि उचित कारण है, तो कौन कर सकेगा? कलेक्टर या सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर सहायक जिलाधीश को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। या फिर कौन हो सकता है? असिस्टेंट कलेक्टर, इनको आवेदन देंगे। ठीक है ना। और ये क्या कर सकते हैं? कार्रवाई को अभिखंडित करने का आदेश भी दे सकते हैं।
कोई भू संपत्ति इस प्रकार विभाजित नहीं की जाएगी सब ऐसे क्षेत्रफल से जो कम हो जाए, ठीक है ना। 192 कहता है विभाजन के आवेदन पत्र की उद्घोषणा। आवेदन अगर आपत्तिजनक नहीं हो, जिलाधीश यानी कि कलेक्टर एक उद्घोषणा विभाजन चाहे जाने वाली भू संपत्ति ऐसे अभिलेखित सहअधिकारों को आवेदन पत्र में सम्मिलित ना हो, यानी 30 दिन की दी जाएगी उनको उद्घोषणा वगैरह जारी करके कहा जाएगा, 30 दिन में कहा जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 30 दिन। 30 दिन में उसकी प्रोक्लेमेशन के बारे में बात की गई है, या अधिक से अधिक 60 दिनों के अंदर कोई आपत्ति वगैरह हो तो पेश करने के लिए कहा जाएगा। स्वामित्व का प्रश्न उठाने वाले आपत्ति केवल रीड कर लो इसको। इसके बाद देखो 194 अपील का निर्णय विचाराधीन रहते विभाजन का स्थगित रहेगा जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता। 195 विभाजन के पूर्ण होने तक भू संपत्ति की कुर्की की जाएगी। अन्वीक्षा की प्रणाली 196 में ये क्या है, रीड ओनली सेक्शन से केवल जिनको नहीं समझा रही हूँ उनको केवल एक बार आप रीड कर सकते हो, ठीक है ना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमको अभी ये समय निकालना है कि भाई हमको कौन सी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमको उनको ज्यादा देखना है। 197 मूल्यांकन के सिद्धांतों व शर्तों का विनिश्चयीकरण, रीड ओनली सेक्शन है। विभाजन की प्रारंभिक डिग्री के बारे में बात कर लो कि जांच के पूर्ण हो जाने पर जो कलेक्टर होगा यदि इस या इसके पहले आवेदन पत्र को खारिज नहीं कर दे तो प्रत्येक दावेदार के हिस्से का विस्तार या किस्म बताते हुए हिस्सों की संख्या निर्दिष्ट करेंगे। भू संपत्ति विभाजित होगी, हिस्से की सीमाओं का वर्णन करेंगे, विभाजन के समस्त में जो भी प्रारंभिक आदेश वगैरह होंगे वो देंगे, ठीक है ना। कलेक्टर की पावर बता रहे हैं यहाँ पे भी। 199 कहता है विभाजन किसके द्वारा किया जाएगा। जिलाधीश पक्षकारों को अपने आप बंटवारा कर लेने या प्रयोजन के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहेगा कि भाई तुम मीडिएटर नियुक्त कर लो। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से सेक्शन में मीडिएटर नियुक्त करने के लिए कहा गया है। सहमति के द्वारा विभाजन 200 के अंतर्गत किया जाएगा। अगर पक्षकार स्वयं ही विभाजन करने के लिए सहमत है तो एक डेट डिसाइड की जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे इनकी कॉपी पेश करने के लिए कहा जाएगा। फिर 201 में मध्यस्थता के द्वारा विभाजन हो जाएगा। सेक्शन 202 कहता है न्यायालय स्वयं विभाजन कब करेगा। पक्षकारों तो स्वयं विभाजन करने में या इस प्रयोजन के लिए मध्यस्थ नियुक्त रहने में असहमति होने पर और पंच निर्णय का अधिक्रमण कर दिया हो तो, या पंच निर्णय जो था वो अपास्त हो गया हो तो जिलाधीश स्वयं विभाजन करने का निश्चय करेगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। सेक्शन 203 विभाजन के व्यय का अनुमान तथा वसूली, केवल रीड ओनली सेक्शन है। 204 देखो अमीनो आदि की नियुक्त और अधिपत्र जारी करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब विभाजन के अनुमानित व्यय का भुगतान कर दिया जाए, एक अमीन या कोई उपयुक्त व्यक्ति विभाजन के लिए नियुक्त किया जाए और जिलाधीश इस कार्य के लिए कमीशन का अधिपत्र जारी करेगा, उसके आवश्यक पत्र और सूचनाएं वगैरह देगा। रीड कर लेना एक बार। अधिपत्र तामील करने की रीति वगैरह बताई गई है। उद्घोषणा कैसे जारी की जाएगी 206 में। 207 कहता है प्रस्ताव पर विचार तथा दावों आपत्तियों पर विनिश्चय करने की पावर किसकी है, यहाँ पे कलेक्टर की, ठीक है। इन सब बाकी सेक्शंस को एक बार देख सकते हो, गो थ्रू कर लेना। जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट में, जो अब लास्ट में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट है ना केवल एक बार 223 पे आओ आप। ये इम्पोर्टेंट है कि यह अध्याय सरकार व भू संपत्ति धारक के मध्य विभाजन पर लागू नहीं होगा। इस वाले चैप्टर की बात की, इसको देख लेना एक बार, ये इम्पोर्टेंट है। 10 पे आओ, राजस्व का संग्रह कैसे किया जाएगा। तो राजस्व भूमि व उसकी उपज पर प्रथम प्रभार होगा। प्रत्येक भू संपत्ति अथवा खाते पर उसके लगान लाभ उपज निर्धारित राजस्व अथवा लगान उन पर प्रथम प्रभार होगा। 225 कहता है राजस्व के लिए उत्तरदायित्व क्या क्या चीजें हैं। 226 कहता है बकाये की अदायगी व दोष व्यक्तियों के लिए नियम। तो राजस्व अथवा लगान ऐसी किश्तों में और ऐसे समय स्थानों पर ऐसे तरीकों से अदा किया जाएगा जो भी विहित किया जाए। कोई भी रकम जो इस प्रकार अगर अदा नहीं की जाएगी तो वह राजस्व अथवा लगान की बकाया हो जाएगी। इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति होगा वो व्यतिक्रमी घोषित हो जाएगा, परंतु राज्य सरकार
राजस्व या लगान का भुगतान हल्के के पटवारी को किए जाने का निर्देश दे सकती है। यहाँ पे ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हल्के के पटवारी, यहाँ पे बात नोटिस करना कि इसको कह सकते हैं, इसको भी भुगतान कर सकते हो आप। 227 कहता है प्रमाणित लेखा बकाया के लिए साक्ष्य होना, केवल रीड ओनली सेक्शन है। 228 इंपॉर्टेंट है, बकाया की वसूली के लिए आदेशिकाएं। तो राजस्व या लगान की बकाया किसी एक या अधिक आदेशिकाओं के द्वारा वसूल की जा सकेगी। उपस्थित होने का आदेश देके, चल संपत्ति को कुर्क करके, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भाग पट्टी अथवा उसके संबंध में जो भी बकाया है उसको कुर्क करके और सहभागीदार को हस्तांतरित करके, उसको बेचकर, या फिर कोई अचल संपत्ति है उसको बेचकर, इस तरीके से किया जा सकता है। 229 कहता है मांग पत्र और उपस्थिति के लिए आदेश पत्र। उसको कहेगा कि भाई निश्चित तारीख पर उपस्थित हो वो, यानी कि निश्चित तारीख पर उपस्थिति, ठीक है। 229 में किस्तें मंजूर करने की शक्ति, उसका भुगतान किस्तों में 3 वर्ष के अंतर्गत किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक है ना। किस्तें यानी कितने वर्ष के अंतर्गत भरी जाएंगी, 3 वर्ष के अंतर्गत। यदि किसी किस्त के भुगतान में चूक हो जाए तो बकाया पूर्ण राशि उस पर दे ब्याज एक मुश्त दे होगा। 230 कहता है चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय कौन कर सकेगा, कलेक्टर। कलेक्टर को पावर है यहाँ पे। भूमि की कुर्की 231 में। 232 कहता है व्यवस्थापक की शक्तियां और कर्तव्य। तो यहाँ पे भी किसके बताया गया, कलेक्टर के बारे में बताया गया है, कलेक्टर की बाध्यता वगैरह बताई गई है। 233 कहता है कुर्की की उद्घोषणा। अगर 231 में कोई कुर्की वगैरह कर रहा है, वो जो यहाँ वाली कुर्की है ना इसकी बात कर रहा है, 231 की कुर्की, तो ऐसी उद्घोषणा की तारीख के बाद क्या करेगा, तारीख की पूर्वाशा में अनुमान पर लगान के लिए भूमि की संपत्ति जिलाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने के लिए कह सकता है। लगान अदाई के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कलेक्टर को भुगतान करने के उत्तरदायित्व से लेकिन मुक्त नहीं होगा। 234 देखो, केवल रीड ओनली सेक्शन है। व्यतिक्रमी के भाग का हस्तांतरण। 235 व्यतिक्रमी के विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा पट्टी अथवा भू संपत्ति का विक्रय, केवल रीड ओनली सेक्शन है, इनको केवल सेक्शन सेक्शन देख के चलना। 236 कहता है भूमि समस्त भारों से मुक्त व विक्रय की जाएगी। 237 जिस संपत्ति के संबंध में व्यतिक्रम किया गया है उसके अतिरिक्त संपत्ति में व्यतिक्रमी के हितों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार। ये सारे केवल एक बार रीड ओनली सेक्शन है, इनको कर लेना आप लोग। जो इंपॉर्टेंट है, पीछे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 239 पे देखो एक बार, 239 इंपॉर्टेंट है कि विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाएगा। तो विक्रय या तो स्वयं कलेक्टर करेगा या उसकी ओर से विशेष रूप से नियुक्त सहायक कलेक्टर करेगा। ये लिख रहा, विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाएगा, या तो कलेक्टर करेगा या उसके द्वारा नियुक्त, उसके द्वारा अपॉइंट असिस्टेंट कलेक्टर और तहसीलदार करेगा। फिर बोल रहा है विक्रय कब रोका 240 में कहता है विक्रय की जाने वाली संपत्ति की नीलामी में बोली लगाने अथवा अर्जन करने का निर्देश निषेध। कोई अधिकारी कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उस संपत्ति के सिवाय राज्य अथवा कोर्ट वार्ड्स की ओर से नीलामी की बोली नहीं लगाएगा। 241 बोलता है विक्रय कब रोका जा सकता है, अगर वो पेमेंट कर देगा तो विक्रय रोका जा सकता है, पेमेंट करने पर, पेमेंट करने पर। इतनी सी बात याद करनी है। सेक्शन 242 क्रेता द्वारा जमा करना तथा जमा करने में व्यतिक्रम होने पर पुनः विक्रय। नीलामी की बोली की रकम की 25% राशि उसी समय जमा कराने की अपेक्षा की जाएगी। आपने बोली लगाई कोई चीज खरीदने के लिए, तो आपको कहा जाएगा कि 25% अभी जमा कराओ। ऐसी जमा राशि जमा करने पर असफल होने पर वह भूमि, अगर ऐसे जमा राशि जमा नहीं कराते तो कहा जाएगा कि भाई इसकी दोबारा से नीलामी की जाएगी, फिर दोबारा बेचा जाएगा उसको, ठीक है ना। 243 कहता है क्रय मूल्य कब जमा कराया जाए। तो नीलामी की बोली की रकम की, ये तो देख लिया हमने, क्रय मूल्य की पूरी राशि क्रेता द्वारा कलेक्टर के कार्यालय में विक्रय की तारीख से 15वें दिन तक या उससे पहले जमा कराई जाएगी। 15 दिन या उससे पहले, ठीक है। क्रेता का पुनः विक्रय से हुई हानि का उत्तरदायित्व।
रकम दोषी खरीदार द्वारा लगाई गई बोली रकम से कम ना हो तो वह वसूल कर लिया जाएगा। मानो मतलब उसको रेवेन्यू की तरह वसूल किया जाएगा, ये मानो आप रेवेन्यू की तरह वसूल करेंगे। 245 कहता है पुनः विक्रय से पूर्व उद्घोषणा। विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि असल विक्रय के लिए विहित नई उद्घोषणा जारी नहीं कर ली जाती। अब इसके बाद सीधे 254 की तरफ आओ। 254 क्या बोल रहा है? सहभागिता द्वारा अग्रक्रय अधिकार। तो भूमि यदि किसी भूमि संपत्ति का टुकड़ा है तो कर यदि विक्रय की अंतिम बोली किसी अपरिचित व्यक्ति के नाम पे समाप्त हुई है तो उस भू संपत्ति में अभिलिखित कोई सहभागीदार उस व्यक्ति के अलावा जिसकी संपत्ति बेची गई है भूमि को अंतिम बोली की राशि पर लेने का दावा कर सकता है, परंतु अग्रक्रय अधिकार की उपयुक्त मांग विक्रय से 7 दिन के भीतर की गई हो। आपको मेन पॉइंट पता है यहाँ पे क्या देखना है कि भाई 7 दिन के अंदर अग्रक्रय अधिकार की डिमांड की गई हो, बस आपको ये पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। 255 विलोपित है। और इसके बाद हम देखेंगे जो सेक्शन 258। आप बोले मैम आप इतने सारे सेक्शन छोड़ रहे हो, तो ये हमारे काम के नहीं है, हमको वही पढ़ना है जो हमारे काम का सेक्शन है। 258 पे आ जाओ। खर्चों आदि की वसूली। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार की देय कुल दरों, खर्चों, प्रभारों, शुल्कों, जुर्मानों, राजस्व की तरह उसको वसूल किया जाएगा, यानी कि रेवेन्यू की तरह उसको वसूल करेंगे। सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अपवर्जित है इसके अंतर्गत। 259 में बताया गया है। प्रत्यायोजन नॉट इम्पोर्टेंट। नियम बनाने की शक्ति किसकी है? आप बताओ किसकी होगी यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट की होगी नियम बनाने की शक्ति। और कौन सी स्टेट चल रही है यहाँ पे? राजस्थान सरकार की बात चल रही है। पटवारी और लोक सेवक होंगे। क्या बोल रहा है इसका मतलब? 262 क्या बोल रहा है कि भाई पटवारी वगैरह जो होंगे ना, जितने भी, इन सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। पब्लिक सर्वेंट कहाँ पढ़ा है हमने? आईपीसी में तो 21 में। और बीएनएस का कौन सा सेक्शन है? कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, जिससे और लोगों को भी पता चल जाए कौन सा सेक्शन है। पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो फिर बता देंगे। निरसन और व्यावृत्ति 268 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो आप, हम लोगों ने लैंड लॉ को यहाँ पे कंप्लीट किया है। 263 सेक्शन है लैंड लॉ। और कौन से सेक्शंस को देखा है? जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। और जिनके आगे इंपॉर्टेंट लिखा है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करते हुए चलिए। और जिसको नहीं पढ़ाया उस पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अगर आपके पास टाइम है, वैसे आप टाइम है नहीं, तो जो जितना जरूरी है उतना पढ़ो और अपना पेपर दे के आओ, अच्छे से अटेम्प्ट करो। और मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।